वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे ईसीजी को बहुत अच्छे से देख लीजिए। फुल स्क्रीन पे ये हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। और मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है कि ईसीजी को कैसे पढ़ा जाता है। जो मैंने लास्ट कल वेंट्रिकुलर डिसरिदमियाज में जो वीडियोस बनाई हैं, एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, उसका भी मैंने आपको ईसीजी दिखाया था। और आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे भी ऐसा ही ईसीजी बना हुआ है। और आज हम लोग सबसे ख़तरनाक कार्डियक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। खैर एनी हाउ, जब तक सवाल नहीं तब तक अच्छा टीचर नहीं। और अगर और ड्यूरेशंस भी आप लोग पूरी नहीं देखते। मेरी रिक्वेस्ट है उन सारे व्यूअर्स से कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटी सी आपको 2 लाइन लिखनी, वेरी नाइस। आपको कंटेंट लगता है कि नहीं बकवास है, तो फिर भी दो छोटे से शब्द लिखने पड़ते हैं कि वेरी बकवास। ठीक है, तो शर्माइए मत, आप उसमें कमेंट डालिए। तो उससे ये होता है कि जो हम कंटेंट बनाते हैं एक अच्छी खासी रिसर्च करके, कई सारी किताब से, लिपिनकॉट है, ब्रूनर है, शेफर है ना, और थोड़ा सा नेट से भी मदद लेते हैं। कुछ मीनिंग्स नहीं समझ में आती है तो थोड़ी सी मेहनत का फल मिल जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे द अनदर टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर डिसरिदमियाज, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कुछ रिदम नॉर्मल आती हैं, लेकिन कुछ एक रिदम जो है जैसे कि हर 3 नॉर्मल रिदम के बाद चौथी जो रिदम आती है दैट इज़ अ प्रीमेच्योर या एक्टोपिक बीट। मैंने बताया था पीवीसीज का मतलब होता है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल्स के अंदर से ही बेटा कंडक्टिव इम्पल्स का जनरेट होना और उसी के अंदर स्प्रेड हो जाना। ठीक है, अब ये हमने बताया था कि कल लास्ट में कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर जो ये है, क्या बोलते हैं उसे, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, ये इंडिकेटिव है किसका, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का। ऑल्दो पीवीसीज आर एसिम्प्टोमेटिक and if untreated no problem, but if the patient is coming to the hospital while complaints जो मैंने आपको कल सिम्टम्स बताए थे, दो उसका जब ईसीजी करते हैं और अगर 2-3 ईसीजी करने के बाद भी उसका पीवीसीज आ रहा है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस आ रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट किसकी ओर बढ़ रहा है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ओर से। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक लीथल एमरजेंसी है। लीथल मतलब बोलने से जो कि प्राण घातक है। मेरी बात समझ रहे हैं। टैकीकार्डिया मतलब ही होता है कि बहुत तेज़ी से पल्स का चलना, और जब बहुत स्पीड से 100 या 200 बीट्स पर मिनट वेंट्रिकल्स जब वो चलता है, तो आप जानते हैं कि जो वेंट्रिकल्स है उसका जो बेटा आउटपुट होता है ना, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका जो आउटपुट होता है जो कि पूरी बॉडी में जाता है दैट इज़ 70 ml। यानी कि एक ढप लब डब हुआ, उस लब डब में 70 ml जाता है, यानी 60 बार होगा। यानी कि मान लीजिए 1 मिनट में 70 बार ये लब डब हुआ, तो 7 7 49, यानी 4900 ml जो बेटा ब्लड है ये 1 मिनट में पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। मेरी बात समझ गया। दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब यही वेंट्रिकल्स बहुत तेज़ी से चलने लगे, ठीक है,
जब ये बहुत तेज़ी से चलने लगेगा तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझ रही हैं? अब एक आप आराम से एक डेगची से अगर पानी निकाल निकाल के फेंक रहे हैं तो पूरी डेगची भर भर फेंक रहे हैं, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी फेंकेंगे, जल्दी जल्दी से फेंकेंगे तो पूरी डेगची आपकी भराएगी नहीं। तो आपको लगेगा मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, लेकिन आप थकेंगे और जितनी तेज़ी से आपको पानी टंकी या किसी चीज़ से खाली करना होगा वो उतनी स्पीड से खाली नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज योर स्पीड इज़ गुड, मगर जो उसका वॉल्यूम, जो डेगची में वॉल्यूम आना चाहिए वो वॉल्यूम नहीं आ रहा। वही हाल यहाँ पर है। 70 ml इज़ द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है तो ये 70 ml से काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इट गोज़ अप टू मे बी 10 to 20 ml। ठीक है, अब यानी कि 70 बार यहाँ तो 700 बार, सॉरी 100 बार, 150 बार अगर हार्ट बीट हो रहा है तो आप इसको देख लो। अगर 150 बार भी अगर वेंट्रिकुलर बीट चल रही है और 10 ml ही निकल रहा है तो 1500 ml ही तो हुआ, और 1500 ml हुआ और यहाँ कितना हुआ, 4900 ml नॉर्मल रेंज में। सो दिस इज़ एबनॉर्मल, यानी कि ब्रेन को और हार्ट को दोनों को मिला के जो 60% ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन उसको इतनी स्पीड से नहीं मिल पा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इट इज़ अ प्राणघातक, इट इज़ अ लीथल एंड पेशेंट कुड डाई ऑल्सो। ठीक है, सो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज 3 और मोर पीवीसीज। मैंने कल बताया था आपको, पीवीसी वाला आप लास्ट वीडियो हमारा जाकर देखिएगा, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस, कि एक ही लीड में जो हम 10 सेकेंड का ईसीजी निकालते हैं, उस 10 सेकेंड के ईसीजी में अगर मान लीजिए कि 3 या 3 से ज़्यादा प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं एक ही लाइन में, ठीक है, ऑकरिंग एट अ रेट 100 बीट्स पर मिनट। और जब आप उसको 10 सेकेंड के ईसीजी को जब आप कैलकुलेट करते हैं उसका पल्स रेट निकालने के लिए तो 100, 150, 200 भी चली जाती है। हम ईसीजी को जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो बताएंगे आपको। गॉट द पॉइंट। पेशेंट विथ एमआई, अगर पेशेंट को एमआई भी है, एमआई में हमेशा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बेटा वो हमेशा रेड्यूस हो जाता है। एमआई क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज हो गया है तो जो मायोकार्डियम है उसको ब्लड नहीं मिल रहा है तो वो उतनी स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा मसल को, तो वो चाहिए, क्या बोलते हैं, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और कार्डियक मसल जो मायोकार्डियम है वो कोई स्केलेटल मसल तो है नहीं, वो तो स्मूथ मसल है। एक्चुअली वो तो स्पेशलाइज्ड मसल है एकदम टाइप का ना, 3 ही टाइप के तो मसल होते हैं, स्मूथ मसल, मस्कुलर स्केलेटल मसल और क्या था, कार्डियक मसल। कार्डियक तो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है। सो अगर पेशेंट को एमआई है और लोअर इजेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब कि ब्लड कम निकल रहा है, तो ये प्राणघातक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। मेरी बात समझ गए। और जब बेटा इतनी स्पीड से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप पेशेंट का पल्स लेने जाएंगे तो आपको पल्स भी नहीं मिलेगा, पल्स भी नहीं मिलेगा। सो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज एन इमरजेंसी बिकॉज पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस, पल्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दिखेगा किस में, ईसीजी में, दिखेगा किस में, हॉल्टर में, दिखेगा किस में, जो आप रेगुलर मॉनिटर लगा देते उसमें आपको बेटा ये ईसीजी का ग्राफ दिखाई देगा इन लीड V1। गॉट माय पॉइंट। आई एम गोइंग वेरी स्लो, वीडियो लंबा हो जाता है मगर तुम लोग बहुत ही बदमाश टाइप के हो कि उसको 2, 3, 4, 5 मिनट बस देखते हो, पूरा देखा करो, मज़ा आएगा। नाउ दिस इज़ द ईसीजी। अब देख रहे हो सब कुछ उल्टा पुल्टा है, कहीं कोई खूबसूरती नहीं है, ये ईसीजी एकदम बदसूरत है मेरी तरह। ठीक है, तो अब यहाँ जो ना तुम्हें PQRS दिख रहा है कायदे से, ना यहाँ पर तुम्हें सॉरी क्या होता है QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कायदे से, ना P वेव दिख रही है, ना T वेव दिख रही है, सब कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि रिदम बहुत फास्ट हो गई, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, सो व्हेन वी इंटरप्रेट द ईसीजी आफ्टर सीइंग दिस, सो आप क्या देखेंगे, वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रेट कितना होगा बेटा, 100 से 200 बीट पर मिनट। तो रेट तो ज़्यादा है, तुम्हारी डेक्ची तो भगाभग चल रही है मगर पानी का वॉल्यूम कम है। ठीक है, नाउ वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रिदम तो बराबर चल रहा है, मतलब ढोलक तुम ढम ढम ढम, मतलब रिदम तुम ढक 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 तुम डेक्ची चला रहे हो अपनी, तो रिदम तो तुम्हारी रेगुलर चल रही है, सन 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 सन। सो रिदम विल बी रेगुलर, यूजुअली रेगुलर। ठीक है, अगर QRS शेप देख लो,
अब बार बार नहीं बताऊँगा QRS शेप कैसे देखती है। ना यहाँ P वेव का पता चल रहा है, ना यहाँ PR इंटरवल का पता चल रहा है, ना यहाँ QRS शेप का पता चल रहा है, ना यहाँ पर P और QRS के रेशो का पता चल रहा है। सब कुछ लपड़ दबड़ हो गया है। गॉट द पॉइंट। सो P और QRS का रेशो क्या है? अनडिटरमाइंड, तुम गिन ही नहीं सकते। नॉर्मली तो 1:1 होता है। P अगर आया, P मतलब क्या होता है? दैट इज अ एट्रियल सिस्टोल। और QRS क्या आया? दैट इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो T वेव बनती दैट इज द डायस्टोल ऑफ द बोथ। कुछ यहाँ दिख ही नहीं रहा है। सो P इज टू QRS रेशियो विल बी अनडिटरमाइंड। QRS शेप एबनॉर्मल। डिजायर मतलब क्या करोगे इसमें? कुछ बता सकते हो? QRS शेप कुछ नहीं है। P वेव कहीं दिख ही नहीं रही है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। PR इंटरवल इरेगुलर। तो ये इंटरप्रिटेशन है बेटा ECG का, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन है ECG का। अभी ये दिस इज़ वेरी लीथल। लीथल बोले तो ये प्राण घातक है। अब इसका जो साइन सिम्टम है वो मैंने आपको बताया, पेशेंट विल गो इनटू द शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। पेशेंट विल गो इनटू, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। पेशेंट विल गो इनटू कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट से खुद का उत्पन्न हुआ, कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट चला गया। अब जब बेटा शॉक में पेशेंट चला जाता है, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अफसोस है कि तुम पढ़ते नहीं हो, मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत तकलीफ हो जाती है। एनीहाउ, कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट चला जाता है, तो शॉक में गया तो क्या हो गया? नो पल्स या रैपिड पल्स। पल्स क्या है? रैपिड है। जब पल्स ही रैपिड है, तुम फील ही नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या हो जाता है? BP फॉल, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया। यूरिन आउटपुट डिक्रीज्ड, ठीक है। और परस्पायरेशन, ठीक है। चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट जॉ। ये MI के साथ भी होता है, ठीक है। सो पेशेंट विल गो इनटू द कार्डियोजेनिक शॉक। कभी कभी जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है और जैसे ही चेस्ट को खोलते हैं तो उसमें वो करते हैं कार्डियोप्लीजिया। कार्डियोप्लीजिया मतलब ये होता है कि चिल्ड नॉर्मस लाइन को डाल देते हैं उसके क्यूब्स को, जिससे कि जो तुम्हारा हार्ट है वो हार्ट का मेटाबॉलिज्म वो कम कर देता है, ऑक्सीजन डिमांड कम कर देगा। तो जब तक सर्जरी चलती है तब तक हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि हार्ट का और लंग्स का काम वहाँ कौन करता है? हार्ट लाइक मशीन करती है। गॉट माय पॉइंट। सो अब बेटा इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखो रिदम गड़बड़ा गया है, अब ट्रीटमेंट क्या करोगे तुम? कल तुमने क्या दवा दी थी? अमाइडायरोन, है ना। तो एंटी रिदमिक ट्रीटमेंट करेंगे। ART नहीं है, मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं एंटी रिदमिक ट्रीटमेंट। तो अमाइडायरोन आप दे सकते हैं, अमायोडायरोन, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। इसमें एक मेडिसिन और देते थे, अच्छा ठीक है। सो आई एम रबिंग दिस, पॉज करके देख लेना, ठीक है बेटा। सो पहले हम क्या देंगे? एंटी रिदमिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग क्या देते हैं? अमाइडायरोन देते हैं। फिर एक आता है एंटी टेकिकार्डिया पेसिंग, ATP, एंटी टेकिकार्डिया पेसिंग। देखो ये एक्चुअली एक तरीके का पेसमेकर है या कार्डियोवर्जन है। ये एक तरीके का क्या है? पेसमेकर है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं? इम्प्लांटेबल कार्डियो, क्या लगाते हैं इसमें? इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफिब्रिलेशन या डिफिब्रिलेटर। अब ये क्या है? जो डिफिब्रिलेटर तुम बाहर से देते हो पेडल लगा के, हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सर्जन्स जो करते हैं वो क्या करते हैं? इम्प्लांटेबल ICD को डाल देते हैं, ठीक है। ICD का काम क्या होता है? एंटी टेकिकार्डिया पेसिंग, यानी कि जो वेंट्रिकल्स बहुत स्पीड से निकल रहा है, मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्पीड से हो रहा है, तो वहाँ पर
इम्पल्स को भेजता है। जैसे तुम कार्य उसमें करते हो डिफिब्रिलेटर में, है ना। अगर हार्ट बंद हो गया तो देते हो, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो हार्ट चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि एट्रियल एरिथमिया है तो भी आप वो करते हैं, कार्डियोवर्जन करते हैं या डिफिब्रिलेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो वो करंट इतना ज़्यादा होता है कि वो जो हार्ट खुद का करंट जनरेट कर रहा है उसको जाकर काउंटर करता है और वो नॉर्मल हो जाता है। उसी तरीके से जब वेंट्रिकल बहुत तेज़ी से करंट जनरेट कर रहा है तो क्या लगा देते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफिब्रिलेटर बड़ी आर्टरीज से उसको वेंट्रिकल्स तक डाल देते हैं, जो कि लगातार इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है और वेंट्रिकल्स को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। फिर डायरेक्ट कार्डियोवर्जन कर सकते हैं। ओके ओके ओके, इसको मैं जाता हूँ, ठीक है। नॉ ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसकी रिदम हमें रोकना है ना। अब ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कार्डियोवर्जन, डायरेक्ट कार्डियोवर्जन आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को बेटा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया प्लस एमआई है तो इंजेक्शन प्रोकेनामाइड, ये मैं ढूंढ रहा था, प्रोकिनामाइड ये दिया जाता है। ये भी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर बिल्कुल पल्सलेस हो गया, अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इतना तेज़ी से चल रहा है कि पेशेंट एकदम पल्सलेस हो गया, यानी ईसीजी में क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, फिर एक लंबा पॉज, फिर ऐसे आएगा, फिर एक लंबा पॉज, ऐसे आएगा, पल्स फील ही नहीं हो रही है ना, पल्सलेस हो गया। फिर इतना तेज़ी से वेंट्रिकल्स हो, सॉरी इसको मिटाता हूँ, ये मैंने गलत बनाया है, आई एम रियली सॉरी। बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे ईसीजी आप देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, क्या गिनोगे इसमें, कहाँ पी वेव है, कहाँ क्यू आर है, तो कुछ नहीं। तो इफ़ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया अगर पल्सलेस हो जाता है बेटा, तो इसमें क्या करते हैं, डिफिब्रिलेशन, डिफिब्रिलेशन। इस पर भी मैं एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, डीफेब या कार्डियक डिफिब्रिलेटर। तो एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हार्ट जो है वो खुद में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, तो वो कहते हैं ना कि लोहे से लोहे को काटना, ठीक है। तो वैसे ही करंट से करंट को काटना, यानी कि जो करंट बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहा है हार्ट के अंदर और ये हाल हो गया पेशेंट का, तो ये हाल होने के लिए हमको उससे एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा, जिससे ये हाल क्या हो जाए, रुक जाए और पेशेंट नॉर्मल, उसमें नॉर्मल उसकी पल्स रेट चलने लगे। 70-90 भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आउटपुट बना रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बना रहेगा। बेटा हार्ट में ब्लड का आउटपुट बने रहना चाहिए, हार्ट के मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एमआई के साथ हो रहा है तो पहले तो डिफिब्रिलेशन करेंगे, उसके बाद में एमआई के लिए क्या डालेंगे, स्टेंट वगैरह डालेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी वेंट्रिकल्स को तो पहले बचा लो। अगर वेंट्रिकल्स को इतनी स्पीड से चलने से नहीं बचा पाएंगे तो इट इज़ अ लीथल एंड पेशेंट को डाई ऑल्सो, मोस्टली द पेशेंट डाइज अगर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता। तो जैसे ही ईसीजी देखो किसी का भी, जो मैंने लास्ट दिखाया था, ये तो पल्सलेस वाला वीटी पल्सलेस अगर हो गया है तो। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, थोड़ा सपोर्ट किया करिए आप लोग। एजुकेशनल चैनल है, इतनी आसानी से यूट्यूब में सक्सेस होता नहीं है। सक्सेस होने के लिए बेटा बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, और इस छोटे से क्लास के पीछे का परिश्रम जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेडिकल इतना वास्ट है कि एक एक चीज़ को बताना बड़ा मुश्किल है। तो आसान तब होता है कि जब आप वीडियो को पूरी देखते हैं और उसमें कमेंट करते हैं। अगर अभी आप जैसे ये कमेंट करोगे कि सर डायरेक्ट कार्डियोवर्जन क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कार्डियोवर्जन क्या है, ठीक है। कार्डियक डिफेब क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कार्डियक डिफेब क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई करिए, समझिए, और हो सके कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको चार्मिंग लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।